बना होता है। ये यूनानी वर्ड है, क्या वो किसका वर्ड है? यूनानी वर्ड है जो दो वर्डों से मिलके बना है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का मीनिंग क्या होता है? लोग, मतलब पीपल। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन। मीन्स क्या पावर कह सकते हो इसमें इसको, ठीक है। तो डेमोस का क्या मतलब होता है? लोग। और क्रेसी का क्या मतलब होता है? शासन। डेफिनेशन है इसकी, इट इज डिफाइंड एज जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं? जो इलेक्टेड होते हैं, जो पीपल इलेक्टेड होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक और इसकी डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मीन्स कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों चलने वाली शासन व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक? इसके बाद में एग्जाम्पल देख लेते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी। और लाइक म्यांमार, इन म्यांमार आर्मी कंट्रोलर्स became the ruler and people over there have no role to play in electing their representative। मीन्स कि म्यांमार में क्या है, जो वहाँ पे रूलर इलेक्ट होता है, वहाँ के जो लोग हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो वहाँ क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इन सऊदी अरेबिया, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किससे आते हैं? रॉयल फैमिली से आते हैं। और जो वो इलेक्ट होते हैं उनमें भी जो लोग होते हैं वहाँ का, उसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक। इसके बाद में ये कुछ पूरा ब्रीफ में समरी दी गई है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि जो किसी सरकार को लोकतांत्रिक हम कब कहेंगे, ठीक है। और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना इलेक्ट हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। और लोकतंत्र जो चुनाव है उसको पूरा करने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है, ठीक? या जो भी इलेक्ट हुए हैं उनको कितनी ज़्यादा पावर मिलती है, ठीक है। अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस किस में निकलते हैं? डेमोक्रेसी में निकलते हैं। हाउ मच इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी फॉर रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। इतने सारे क्वेश्चंस ये सब कहाँ से? डेमोक्रेसी से निकलते हैं। तो हम सबसे पहले किस पे आते हैं? मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल देखेंगे, एक पाकिस्तान का है, ओके। तो पाकिस्तान का एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान में क्या था कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया, 1999 में तख्ता पलट करके क्या कर दिया? आर्मी रूल लागू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव, ओके। और खुद को क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। और जो सरकार थी वहाँ की, उसका क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया 1999 में, और मिलिट्री रूल लागू कर दिया, ओके। इन 2002 में क्या हुआ? ही चेंज हिज डेस्टिनेशन एंड प्रेसिडेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज जो एडिशनल 5 ईयर, 5 साल के लिए क्या किया? एडिशनल प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। मीन्स कि 5 साल का जो कार्यकाल था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसके बाद में उन्होंने एक जनमत संग्रह किया था 2002 में। तभी उन्होंने क्या किया? 5 साल के लिए खुद का जो प्रेसिडेंट का रूल था वो 5 साल के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया, ओके। उसके बाद जब एक लीगल फ्रेमवर्क किया, लीगल फ्रेमवर्क में क्या हुआ कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट की पावर थी ना, प्रेसिडेंट की वो पावर और ज़्यादा बढ़ा दी। प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे? नेशनल एंड जो प्रोविजनल असेंबली थी उसको भंग कर सकते थे। ये 2002 में लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा ये पावर दे दी किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, एंड जो कैंडिडेट इलेक्ट हुए उनके पास में बहुत कम पावर थी। और ज़्यादा पावर या पूरी पावर किसके पास में थी? मिलिट्री के पास में थी, परवेज मुशर्रफ के पास में थी। और जो
इलेक्टेड पीपल थे पाकिस्तान में, वो कोई भी अंतिम फैसला नहीं ले सकती थी। वो कौन ले सकता था? परवेज मुशर्रफ ले सकते थे, और जो आर्मी थी, आर्मी ले सकती थी, क्योंकि रूल किसका था वहाँ पे? आर्मी का रूल था। ठीक? और जो इलेक्टेड पीपल थे उन पे, उनके पास में क्या थी? कम पावर थी। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या था कि मेजर मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा था? कौन ले रहे थे? जो आर्मी थी वो, और परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पे क्या थी? तब डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है। इसके बाद है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मीन्स क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी कहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे किसका? चाइना का और मैक्सिको का। चाइना में क्या होता है कि एक ही पार्टी पूरी तरह से उसमें है, कि मैन मैन वहाँ पे, जैसे आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में बहुत सारी पार्टी है, लेकिन चाइना में क्या है? एक पार्टी है, वही हमेशा जीतती है। तो चाइना में क्या था कि 5 साल बाद वहाँ की एक क्या है, जो कवांगो रेमानिन दवाई, ये क्या है? जो संसद है वो है, जिसको क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। इसके इलेक्शन एवरी 5 ईयर, 5 साल में होते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मेंबरशिप लेना जरूरी है। मतलब कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो पहले आप जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके मेंबर बनो, उसके बाद में आप चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इंडिया में बीजेपी कहे कि पहले आप हमारी मेंबरशिप लो, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो, वैसे नहीं लड़ सकते। और हमेशा कौन सी पार्टी जीतती है चाइना में? जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, यही हमेशा जीतती है। ओके। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक पार्टी जीत रही है और दबाव बना रही है कि पहले हमारी मेंबरशिप लो, उसके बाद में आप इलेक्शन लड़ो, तब आप हमारी ही पार्टी से जीत सकते हो। ओके। क्योंकि और कोई पार्टी का ऑप्शन ही नहीं होता है चाइना में, कोई और पार्टी है ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी को आप कैंडिडेट बनो, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ो। तो लोगों के पास में एक ऑप्शन नहीं होता है चाइना में। ठीक। मैक्सिको में क्या है कि 1930 में मैक्सिको को क्या मिली? आज़ादी मिली मैक्सिको को 1930 में। और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एवरी 6 ईयर में होती थी, अंटिल 2000 तक। ठीक है। लेकिन कौन जीतती थी हमेशा? पीआरआई जीतती थी। जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है पीआरआई, वो हमेशा इलेक्शन जीतती थी। क्योंकि ये मिसयूज करते थे। मिसयूज मीन्स कि जो भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, उनको जो पीआरआई की बैठक होती थी उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल थे, उसके टीचर्स जो क्या कहते थे स्टूडेंट से, गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहा जाता था कि वो अपने पेरेंट्स को पीआरआई को वोट देने के लिए कहें, उन पर दबाव बनाया जाता था। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको परेशान किया जाता था। मीन्स कैसे भी करके कौन सी पार्टी जीतती थी? हमेशा पीआरआई जीतती थी। लेकिन एक डेमोक्रेसी में ये होना नहीं चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे तो फ्री और फेयर इलेक्शन है ही नहीं। क्योंकि अगर जो विपक्ष है, विपक्ष अगर यहाँ पे कोई भी बैठक वगैरह कर रहा है, कोई सभा कर रहा है, तो उसको भंग करवा दिया जाता था। ओके। तो यहाँ पे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन वेयर एज द एग्जिटिंग रूलिंग पार्टी हैज अ फेयर चांस टू लूज इज एन एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स कि कभी कोई पार्टी जीतती है तो कभी कोई पार्टी हारती है, ये यहाँ होता है? डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन मैक्सिको में क्या हो रहा था? एक ही पार्टी जीती जा रही है। चाइना में क्या हो रहा है? एक ही पार्टी जीते जा रही है। तो यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में एक पार्टी हारती है कभी, तो कभी दूसरी पार्टी जीतती है। ठीक है। लाइक इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ ऐसे नहीं है कि एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में रह रही है। ओके। नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर एक की क्या होगी? एक पर्सन की एक वैल्यू होगी। ठीक है। जो वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, सबकी क्या होगी? एक वैल्यू होगी वोट की। ठीक है। ये नहीं है कि आप सबकी अलग अलग वैल्यू होगी, या किसी को वोट देने दिया जाएगा या किसी को वोट नहीं देने दिया जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ओके। डेमोक्रेसी में 2015 तक सऊदी अरब में क्या था? 2015 तक एग्जांपल है यहाँ पे। 2015 तक क्या था? सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था।
सिर्फ मेल ही वोट दे सकते थे। लेकिन जो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि यहाँ पे हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार है, लेकिन सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक। एस्टोनिया में क्या था, एस्टोनिया में जो सिटीजन्स थे, उनको जो एस्टोनिया के सिटीजन थे उनको तो वोट देने का राइट था, लेकिन जो रशियन माइनॉरिटीज थी, माइनॉरिटीज मीन्स कि कहीं पे जो कम लोग रहते हैं किसी एक कम्युनिटी के, जो रशियन माइनॉरिटीज थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी, उसके बाद में उनको वोट का राइट मिला था। ठीक। ऐसे ही फिजी में क्या है कि जो किसकी फिजी में क्या है, जो फिजी के पीपल हैं, जो फिजी के लोग हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है किसकी अपेक्षा, जो इंडियन फिजी है उनकी अपेक्षा जो फिजी के लोकल लोग हैं उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कहती है। डेमोक्रेसी कहती है कि एक पर्सन एक वोट सबकी एक वैल्यू। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी सही से नहीं है, अब डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स। मीन्स कानून का राज और अधिकारों का आदर। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि कानून का राज होना चाहिए और जो अधिकार दिए गए हैं उनका आदर किया जाना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है किसका, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे क्या है, एक अफ्रीका का कंट्री है जिम्बाब्वे। ओके। यहाँ क्या था कि 1980 में क्या होती है, जिम्बाब्वे को आज़ादी मिलती है गोरे लोगों से। उसके बाद में एक पार्टी है जिम्बाब्वे की जो जानू पीएफ पार्टी करके है, उसके जो लीडर हैं कौन, रॉबर्ट मुगाबे। वही हमेशा 1980 से जीतते आ रहे हैं। ठीक। लेकिन क्या कहती है डेमोक्रेसी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं, बहुत सारा मिसयूज करते हैं, उसके बाद में ये जीतते हैं। क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मीडिया है, वो कहने के लिए तो यहाँ पे क्या है, आज़ाद है। ठीक है। लेकिन सरकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं दिखा सकता है, हमेशा सरकार के पक्ष में ही बातें दिखाएगा, किसी और पार्टी के बारे में कुछ नहीं दिखा सकता है। और अगर कोई भी पत्रकार है, अगर इसके अगेंस्ट कोई जर्नलिस्ट अगर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर बात करता है तो उसको क्या किया जाता है, हरास किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, विपक्षी दलों को परेशान किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी क्या है, डेमोक्रेसी वाले जो भी आपके फीचर्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इंडिया में देखो आप, इंडिया में बहुत सारी पार्टी हैं और ऐसा नहीं है कि किसी एक को, लाइक बीजेपी कांग्रेस को परेशान कर रही है या आम आदमी पार्टी को कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था जिम्बाब्वे में कि सिर्फ जो इनकी जानू पीएफ पार्टी थी वही सत्ता में थी, और ये बहुत सारे उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे थे अपनी पार्टी को जिताने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है कि डेमोक्रेसी का मिसयूज हो रहा था। ठीक। और क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में पावर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे में आप क्या कह सकते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है या रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स है उसका क्या किया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था। क्योंकि जो सरकारी नागरिक होते हैं उनको एक जो अधिकार दिए गए हैं उनका आदर करना चाहिए। उनको सोचने की, राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की सबकी आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको फ्री एंड फेयर मीन्स के अपनी चॉइस से वोट देने का राइट होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड पावर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इस सब का मिस यूज किया जा रहा था, कहाँ पर, जिम्बाब्वे में। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी का रूल नहीं चल रहा था। ठीक। इसके बाद में है ये बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसको आप बाद में देखेंगे। इससे पहले क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी के तर्क और वितर्क, मीन्स कि उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। ठीक। मीन्स कि वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों। इसके अगर हम खिलाफ में तर्क देखें तो बहुत सारे निकल के आते हैं। लाइक लोकतंत्र में नेता क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, तो इससे क्या पैदा होती है, इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, मीन्स इससे अस्थिरता पैदा होती है। डेमोक्रेसी में नेता बदलते रहते हैं, कभी ये पार्टी कभी ये पार्टी, तो इससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, पूरा पावर का खेल है। ठीक है।
यहाँ पर कोई भी मोरलिटी के लिए स्कोप नहीं होता है, पूरा पावर का खेल है। ये तो आप डेमोक्रेसी में देखते ही होंगे कि इंसानियत नहीं होती है, सिर्फ किससे मतलब होता है, सत्ता से मतलब होता है, मोरलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग होते हैं, मीन्स बहुत सारे लोगों से मिलके आप कोई भी बिल लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिल को पास कराना है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके। किसी भी बिल को, किसी भी जो पॉलिसी है उसको लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो लोकतंत्र में जो चुनावी प्रणाली होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। आप इंडिया में देखो, जब इलेक्शन होता है तो कितना खर्चा होता है किसी पार्टी का या किसी मेंबर का। अब जब खर्चा होता है बहुत ज़्यादा तो वो करप्शन भी करेंगे, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन भी बढ़ता है, क्योंकि पहले इलेक्शन में खर्चा हो रहा है फिर करप्शन बढ़ेगा। ओके। और लोकतंत्र ने जो हमारे देश में है वो जरूरी नहीं है कि उसने सबकी गरीबी मिटा दी है, पूरी तरह से इक्वालिटी ला दी है, ऐसा भी नहीं है, लोकतंत्र ने ऐसा भी नहीं किया है। ठीक है। और जरूरी नहीं होता है कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो हमेशा सही ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक। तो ये थे सारे किसके, इसके विपक्ष में तर्क। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, नॉट टू नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। ठीक है। और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट होते हैं पीपल, उनको जो लोकल पीपल होते हैं उनकी परेशानी ही पता नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है तब तो बहुत सारे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद में उनको जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं उसकी कोई खबर ही नहीं रहती है, तो वहाँ की प्रॉब्लम्स का उनको कोई भी पता नहीं रहता है, डेमोक्रेसी नहीं होता है। ये थे इसके किसमें, अगेंस्ट में तर्क। लेकिन इसके पक्ष में बहुत ज़्यादा तर्क है, क्योंकि डेमोक्रेसी अच्छी होती है, इसलिए इसके पक्ष में ज़्यादा तर्क है। लोगों की ज़रूरतों के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो गैर लोकतांत्रिक या जो नॉन डेमोक्रेटिक सरकार होती है वो सभी लोगों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या होती है, सब लोगों पर ध्यान देती है। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पर जल्दी ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। अगर गरीबी है या राइट्स का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। लोकतांत्रिक प्रणाली होती है वो दूसरी जो भी प्रणाली है उनसे बेहतर होती है, क्योंकि जो शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। क्योंकि शासन जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो आंसरेबल होती है, जवाबदेही होती है। और यहाँ पे क्या है कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक प्रणाली बेहतर है, क्योंकि इसमें फैसले करने का एक अन्य कारण भी है, लोकतंत्र का एक व्यापक चर्चा होती है इसीलिए। ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। ठीक है। डेमोक्रेसी गिव्स मेथड टू डिले विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अभी बताया मैंने कि डेमोक्रेसी इज बेटर compared to other form of government since allow to us correct our mistakes। मीन्स इसमें क्या होता है कि ये हमें गलती सुधारने का मौका भी देती है डेमोक्रेसी। ठीक है। इससे मतलब है कि जो लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, यहाँ पर गरीब अमीर इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, भेदभाव नहीं किया जाता है इतना ज़्यादा, सबकी वन वन वोट वन वैल्यू होती है। ओके। अपनी गलती ठीक करने की क्या देती है हमें, हमारी जो गलती है, अगर हमने कोई गलती कर दी, लाइक हमने किसी ऐसे कैंडिडेट को जिता दिया जो जीतने लायक नहीं था, तो हम उसको दोबारा हरा सकते हैं। ठीक है। लोकतंत्र का लाभ यह होता है कि इसमें गलतियां ज़्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती हैं। डेमोक्रेसी में अगर कोई भी सरकार है जिससे कुछ भी गलत हो गया है तो वो छुपा नहीं सकती है, वो कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे क्या होगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें फैसला बदला जा सकता है, जैसे कि अगर सरकार कोई भी क्या लेके आई, एक्ट लेके आई, जैसे किसानों का एक्ट था तो उसके लिए आंदोलन हुआ तो उसको बदल दिया गया। ये किस में होता है, सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो सकता है कि लोगों को आवाज़ उठाने का, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का राइट होता है। ठीक है। और सरकार अपना अगर कुछ भी गलत डिसीजन लिया है तो वो उसको बदलती भी है। लेकिन जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके।
तो ये थे तर्क और इसके पक्ष में और अगेंस्ट तर्क। ठीक है। लोकतंत्र में सब चीज, लोकतंत्र हम कह सकते हैं इसके कंक्लूजन में कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमें हर चीज तो नहीं दे सकता है, ना ही हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन ये दूसरी जो दूसरी सरकारें हैं या दूसरे शासन व्यवस्था है उससे बेहतर होती है। इसी वजह से एक जो डेमोक्रेसी है उसको एक अच्छी शासन व्यवस्था कहा जाता है। ओके। इसके बाद में हमने जो देखना था लोकतंत्र का जो बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या होता है कि जो हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। जो आधुनिक जो आधुनिक डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक आर characterized by the huge population which make it impossible for them to make the right decision। जो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इतने अधिक लोग होते हैं इसमें कि हर बात के लिए सबको बैठकर सामूहिक फैसला करना मुश्किल होता है। ठीक है। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता, अगर ऐसा हो भी गया तब भी एक नागरिक के पास में हर फैसले में भाग लेने का समय नहीं होगा। ठीक है। या योग्यता नहीं होगी, अच्छा कौशल नहीं होगा। ओके। इसके बाद में है क्या, डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया इज सीन एज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस सिटीजन्स हैव बीन गिवन द राइट टू वोट and have equal rights in voting without considering their कास्ट, रिलीजन, जेंडर और कलर। इंडिया में क्या है कि जेंडर, कलर, कास्ट, रिलीजन इसको देख के ये नहीं है कि भेदभाव किया जाएगा, या गरीब अमीर देखिए कि गरीब वोट नहीं दे सकता, सिर्फ अमीर वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सबकी वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन। ठीक है। सबकी समान वैल्यू है इंडिया में। जैसे पहले रसिया वगैरह या इधर बहुत होता था कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, या जो दास वगैरह होते थे उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इंडिया में क्या है, सबको वोट का अधिकार है। फ्रांस में वोट का अधिकार नहीं था महिलाओं को, लेकिन बाद में इसके लिए आंदोलन हुए, उसके बाद में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय व्हिच द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक। ये वाले जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना उसमें सबको हम डिटेल में करेंगे, इनके मीनिंग क्या होते हैं सबके। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। इंडिया में क्या होता है, हर एक 5 साल में इलेक्शन होते हैं। ठीक है। और जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। दो हैं, राज्यसभा है, दूसरी क्या है, लोकसभा है। ठीक। लोकसभा में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसी से हम क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है। राज्यसभा वालों से किसको चुना जाता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मिला के किसको चुना जाता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। ओके। तो ये था पूरा चैप्टर।